AFEIS के ऑनलाइन क्लासेस के मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मित्रों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे केंद्रीय बजट 2020-21 के बारे में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूं। केंद्रीय बजट 2020-2021। पहले मैं दो तथ्य आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगा। पहला, देखिए, यह केंद्रीय बजट है। राज्य सरकारें भी अपना अपना बजट पारित करती हैं, यानी कि हमारे यहाँ दो तरह के बजट होते हैं, एक केंद्र सरकार का बजट और दूसरा राज्यों के अपने अपने बजट। और सामान्यतः ये देखा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा बजट पारित किए जाने के बाद, प्रस्तुत किए जाने के बाद कह लीजिए, राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ बजट प्रस्तुत करती हैं। जो बजट होता है, देखिए, मैंने कहा कि 2020-2021, आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पर समाप्त होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो 1 अप्रैल है वहाँ से हमारा नया वर्ष शुरू हो गया है, वित्तीय वर्ष, और ये अगले साल जा करके 31 मार्च को कंप्लीट होगा। यानी कि इसमें 2020 भी शामिल है और 2021 भी। इसीलिए इसका जो एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट जो शीर्षक होगा वह होगा केंद्रीय बजट 2020-21। दूसरी बात, फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें तो केंद्रीय बजट पर इनफैक्ट प्री में कभी कभार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कभी कभार शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, और लगभग यही स्थिति मेंस में भी है, लेकिन प्री की तुलना में मेंस में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अपेक्षाकृत थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अब सवाल यह है कि आप प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं या मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, या मैं जो ये अपना केंद्रीय बजट पर ये जो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वह किस दृष्टिकोण से प्रोवाइड कर रहा हूं। मुझे लगता है कि यह तथ्य स्पष्ट किया जाना चाहिए। जो मेरा पर्पस है, फ्रेंड्स, आपको इससे पहले भी मालूम है कि हम लोग जो ऑनलाइन करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करते हैं उसका जो पर्पस होता है वो फोकस्ड तरीके से आपकी तैयारी कराना। आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, आप मैगजीन्स में पढ़ रहे हैं, आप अपने ढंग से उनके नोट्स भी ले रहे हैं, वो सब आप अपने स्तर पर करते रहें। यहाँ जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप यूँ कह लीजिए कि आपने जो कुछ भी तैयार किया हुआ है उसी में से मैं कुछ को अंडरलाइन कर रहा हूँ। यानी मैं ये बता रहा हूँ कि जो कुछ भी आपके पास है उसमें से इन टॉपिक पर, इन तथ्यों पर आपको अधिक ध्यान देना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बेहतर हो सके। क्योंकि जानते हैं आपकी जो केंद्रीय बजट को ही ले लीजिए, आंकड़ों का जंजाल है, इतने सारे आंकड़े। अब बजट है तो आंकड़े होंगे ही। अब सवाल यह है कि क्या आपको सारे आंकड़े मालूम होने चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े मालूम होने चाहिए, या केवल कुछ ही आंकड़े मालूम हो उससे आपका काम चल जाए। तो यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ ही आंकड़ों की बात मैं करूँगा। और इसी से जुड़ी हुई एक और बात है, हो सकता है कि अभी आप न प्री की तैयारी कर रहे हो न मेंस की तैयारी कर रहे हो, और चूंकि ये केंद्रीय बजट 2020-21 के बारे में है तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि मुझे तो 2022 में या 2021 के एग्ज़ाम में बैठना है, तो यह लेक्चर मेरे किस काम का है, क्योंकि ये तो 20 और 21 के बारे में है। यहाँ मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा फ्रेंड्स, और वो ये कि आपको बिल्कुल इस बजट पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरे इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो आप ये मत मान करके चलिए कि ऐसा टापू नुमा एग्जामिनेशन है कि उसी साल की चीज़ों को आप केवल पढ़ लीजिए तो बात बन जाएगी। 2020-21 का यह बजट है। आप हो सकता है 2023 में बैठ रहे हो, 2022 में बैठ रहे हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बजट अगर आपके दिमाग में है या थोड़ा सा एहसास ही इसका है, तो आगे चल करके जब आप फिर से बजट को पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल होगा वो तो बहुत बेहतर होगा अपेक्षाकृत। साथ ही साथ जब हम किसी भी चीज़ का परीक्षण करते हैं या आलोचनात्मक परीक्षण करते हैं, तब स्वाभाविक है कि हमें तुलना करने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। बिना तुलना के आप कैसे अपनी बात रख सकेंगे? तो धीरे धीरे ये बातें जो केंद्रीय बजट में होंगी आपके दिमाग में सतह दर सतह बैठती चली जाएंगी, और फिर जब आप अपनी आंसर राइटिंग करेंगे, चाहे 2022-23 में ही क्यों ना करें, तो आप पाएंगे कि जो आपका आंसर है वो दूसरों की तुलना में थोड़ा सा बेहतर
हो गया है। इसी से जुड़ी हुई एक बात और वह यह कि देखिए, बजट पर बाकायदे इकोनॉमिक्स में आपको लेक्चर प्रोवाइड किया गया है और उसे आपको पढ़ना भी है और उसे समझना भी है कि बजट की क्या टर्मिनोलॉजी होती है। तो उस टर्मिनोलॉजी के आधार पर भी आप इस बजट को देख सकते हैं कि अच्छा, वहाँ जो बात कही गई है, देखें कि इसमें क्या क्या बातें उससे मैच कर रही हैं। तो इस तरीके से न केवल इस बजट को ही समझने में उस लेक्चर के आधार पर आपको मदद मिलेगी, बल्कि इसके आधार पर जो बजट पर लेक्चर है, जो थ्योरेटिकल लेक्चर है, उसको भी समझने में आपको मदद मिलेगी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप 2-3 साल के बाद ही एग्ज़ाम क्यों न दे रहे हों, तब भी इसके प्रति अपनी ईमानदारी बरतें। हाँ, ये बात अलग है कि जो चीज़ें याद करने की होती हैं स्पेशली, आप उन्हें याद न करें, केवल उसका एहसास भर अपने अंदर रखें। हाँ, लेकिन अगर आपका जो टारगेट है वो 2020 का मेंस है, तब डेफिनेटली आपको कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान देकर के उन्हें याद भी कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस पृष्ठभूमि में आइए मैं अब जो 2020-21 का बजट है उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर आता हूं। पहली बात देखिए कि बजट क्या है। आप जानते हैं, कुछ नहीं, बजट सरकार के आगामी वर्ष का एक तरह से आय और व्यय का लेखा जोखा है और ये एक पूर्वानुमान है ना, कि अब 2020 शुरू हो गया है। 2020 में सरकार को लग रहा है कि टोटल हमारी इतनी कमाई होगी, ठीक है, यहाँ से इतनी इतनी कमाई आएगी। इसके बाद हम जो कमाई आएगी उसमें से इतना इतना यहाँ खर्च करेंगे। दोनों चीज़ें होंगी, हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे और कितना कितना खर्च करेंगे। ठीक उसी तरह से कहाँ कहाँ से कमाई आएगी और अप्रॉक्सीमेट कितनी कितनी कमाई आएगी, और ये सब पूर्वानुमान पर आधारित होता है ना। एक सिस्टम, उसका भी एक सिस्टम है। और इसके बाद फिर ये देखा जाता है कि भाई आपने इतनी कमाई की और इतना खर्च किया, तो अब बजट की स्थिति क्या है। अगर आपकी कमाई ज़्यादा है, खर्च आपने कम किया है, तो आप बहुत लाभ में हैं, ये बहुत ही सामान्य सी बात है। और अगर आपकी आमदनी कम है लेकिन खर्च आपने ज़्यादा कर दिया है, तो ये घाटे का बजट है। ये तो बहुत ही सामान्य सी बात हुई। और सच पूछिए तो केंद्रीय बजट भी इससे बढ़कर व्यावहारिक स्तर पर और कुछ भी नहीं है। ये बात अलग है कि जब हम आय व्यय और इन सब का लेखा जोखा करते हैं तो उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, उसके बारे में आपको जानना भी चाहिए। एग्जामिनेशन की दृष्टि से वो इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं। तो अब ये जो 2020-21 का जो बजट है, आइए केवल एक एहसास के रूप में, इसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक एहसास कि अच्छा कितना बड़ा हमारा बजट है, कहाँ कहाँ से कितना पैसा आता है, कहाँ कहाँ कितना खर्च होता है, जानना थोड़ा सा आप यूँ कह लीजिए कि रोचक भी है और वैसे थोड़ा सा ज्ञान भी होना चाहिए। अब आप देखिए कि जो सरकार ने बजट पेश किया है उसमें उसने बताया है कि उसकी जो साल भर की पूरी कमाई होगी वह 22.46 लाख करोड़ रुपए होगी। अब इसमें सब लाख करोड़ में ही चलेगा, है ना। 22.46 लाख करोड़ रुपए, दिमाग में आप 22.5 लाख करोड़ रख सकते हैं समझने के लिए। जब मैं कह रहा हूं कि ये उसकी कमाई होगी, तो सरकार की कमाई किन किन बातों से होती है, मैं अब उस टर्मिनोलॉजी पर नहीं जा रहा हूं, है ना। अलग अलग से टर्मिनोलॉजी आप देख लेंगे तो सरकार को कहाँ कहाँ से कमाई होती है। देखिए, सरकार को कमाई होती है, टैक्स तो सबसे बड़ा साधन है ही है सरकार की कमाई का। अभी हम देखेंगे कि उसका कहाँ टैक्स से कितना पैसा आता है। फिर सरकार ऋण देती है, उससे उसको ब्याज मिलता है। हमारी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है सरकार की, उससे उनको लाभ मिलता है, डिविडेंड भी मिलता है। फिर सरकार को बहुत सारा पैसा विदेशी अनुदान से मिलता है। तो ये सारा का सारा जो धन है, ये आप यूँ कह लीजिए किसी भी सरकार की आय है। और इसमें जो टोटल जो आय सरकार की होगी 20-21 में अप्रॉक्सीमेट 22.46 लाख करोड़ रुपए। मैं जानबूझ करके दोहरा रहा हूं ताकि वो आंकड़ा एक तरीके से आपके दिमाग में आ जाए। अब इंटरेस्टिंग बात है कि अब इसमें से सरकार खर्च करेगी, तो सरकार खर्च कितना कर रही है। सरकार ने कहा है कि हम इसमें से 30.42 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। 30.42 लाख करोड़ रुपए, इसको मोटा मोटा आप 30.5 लाख मान लीजिए। तो अब वो 22.5 लाख कमा रही है, 30.5 लाख खर्च कर रही है। तो मोटा मोटा देखिए कि 8 लाख करोड़ रुपए का यहाँ आपको सीधा सीधा नुकसान दिखाई दे रहा है, घाटा दिखाई दे रहा है। 8 लाख करोड़ रुपए का घाटा। और अगर हम एग्जैक्ट निकालें तो वह 7.96 लाख करोड़ रुपए का घाटा। लेकिन आप अपने दिमाग में अंदाजन 8 लाख करोड़ रुपए का घाटा कर लीजिए।
तो अब सरकार किस में खर्च करती है, आगे चल करके हम उसे देखेंगे। अब सरकार देखिए, सरकार का इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, बिल्डिंग्स हैं, गाड़ी हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पेंशन में खर्च हो रहा है, रक्षा के क्षेत्र में डिफेंस पर कितना खर्च हो रहा है, फिर सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी स्कूल हैं, सरकार एग्रीकल्चर पर सब्सिडी दे रही है और दूसरी बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। सरकार ब्याज पर ऋण लेती है तो ब्याज का भुगतान करती है। तो इन सब पर सरकार खर्च करती है, आप जानते हैं। तो यहाँ आपको एक बात थोड़ी सी विचित्र सी लग रही होगी कि यार सरकार जब 22.5 लाख करोड़ रुपए कमा रही है तो 30.5 लाख करोड़ रुपए खर्च क्यों कर रही है, उसको ज़रूरत क्या है? ये तो गलत बात है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको तो घर बार में यही सिखाया गया है कि अपनी आय से कम आप खर्च करें ताकि कुछ बचा सकें। तो सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? यहाँ बहुत सिंपल सी बात है कि सिंपल सी बात यह है कि जो हमारी जो सरकार है, या कह लीजिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो डेवलपिंग अर्थव्यवस्था है, और जो हमारी सरकार है वो कल्याणकारी सरकार है। सरकार का मतलब कोई बिजनेस नहीं है, सरकार का मतलब कोई उद्योग नहीं है, है ना। सरकार का काम है कि अपने लोगों के हित के लिए काम करे, उस सरकार का ये उद्देश्य होता है। तो सरकार कह रही कि कोई बात नहीं, हमारी इतनी आमदनी है और हम इससे अधिक खर्च करेंगे। तो जब सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में खर्च करेगी, दूसरे क्षेत्रों में खर्च करेगी, तभी तो देश का विकास हो सकेगा। तो जनरली जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें हमेशा इस तरह के घाटे का ही बजट होता है, जिसे हम कहते हैं राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। तो इस साल जो राजकोषीय घाटा जो है हमारे कुल खर्च का, आप देखिए, तो इस साल जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो है 7.96 लाख करोड़ रुपए फिस्कल डेफिसिट, और ये जो है हमारे कुल जीडीपी का 3.5% है। कुल जीडीपी का 3.5%, और ये माना जा रहा है कि ये 3.5 से बढ़कर के 3.8% लगभग हो सकता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक बात समझनी होगी कि सरकार अब ये 8 लाख करोड़ रुपए लगभग लाएगी कहाँ से, क्योंकि ऊपर उसने कह दिया कि हम तो इस पर खर्च, इस क्षेत्र में हम इतना खर्च करेंगे। तो सरकार ये 8 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेगी, चाहे वो आरबीआई से कर्ज ले, चाहे वो विदेशों से कर्ज ले, दूसरे संस्थानों से कर्ज ले, चाहे हो सकता है कि उसके जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन कंपनीज को डी इन्वेस्ट करके वहाँ से पैसा ले, जिसको आप विनिवेश कहते हैं। निवेश न करके विनिवेश, मतलब उसके शेयर बेचे, वहां से वो पैसा ले। तो सरकार इस तरह से कहीं ना कहीं से 8 लाख करोड़ रुपए का जुगाड़ करेगी, और तभी तो जाकर के वो खर्च कर पाएगी। अब होता क्या है कि जैसे सरकार ने कर्ज ले लिया तो उस पर उसको ब्याज देना पड़ेगा, तो ये भी उतना आसान काम नहीं होता। पता लगा कि अगली बार उसके टोटल खर्च में से ब्याज का प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितना हम ब्याज पर ही पैसा खर्च कर रहे हैं, ब्याज के भुगतान पर ही कितना ज़्यादा धन दे देते हैं। तो ये बहुत ही एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सारा काम किया जाता है दोस्तों, और ये माना जाता है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, खासकर हमारा जो वित्तीय आयोग है, उसकी सिफारिश है कि भारत सरकार को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी अपने फिस्कल डेफिसिट को 2.5% तक ले आए। तो यहाँ हमारा वो 3.5% है, क्योंकि फिर हम कर्ज लेते हैं, फिर हम आप यूँ कह लीजिए कर्ज के ऋण का भुगतान करते हैं, और फिर जब ज़्यादा पैसा मार्केट में आ जाता है तो उससे कहीं उसका प्रभाव कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पर भी पड़ता है, यानी कि महंगाई बढ़ती भी है। तो एक सीमा तक ही राजकोषीय घाटा होना चाहिए, सामान्यतः ये माना जाता है। मैंने अभी आपको बताया है कि 22.46 लाख करोड़ रुपए सरकार की आय होगी। तो आइए अब देखते हैं कि ये आय होगी कहाँ से, ये पैसा आएगा कहाँ से। और बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको जानना, मतलब मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो चलिए हम 1 रुपया मान लेते हैं। 1 रुपये का मतलब है 100 पैसे, 100 पैसा। अब 100 पैसे के टर्म्स में हम देखते हैं कि हमारे पास पैसा आएगा कहाँ कहाँ से। अब देखिए, इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा जो हमारे पास आएगा 20 पैसा, कि हम लोगों को ऋण देते हैं और भी हमने कुछ दिया हुआ है, तो वहां से लगभग 20 पैसा हमको वापस मिलेगा। 1 रुपए का 20 पैसा केवल हमको उधार और जो कुछ भी हमने दूसरों को दिया है उससे हमें वापस मिलेगा। बहुत बड़ी रकम है 20 पैसा। इसके बाद जीएसटी और जो दूसरे टैक्सेस हैं उससे हमको मिलेगा 18 पैसा, तो जीएसटी से भी काफी मिल रहा है। और इसी के साथ ही साथ है कारपोरेट टैक्स। कारपोरेट टैक्स के बारे में आप जानते हैं, अगर मैं उन सबको बताने लगूंगा तो हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। कारपोरेट टैक्स भी एक तरह का इनकम टैक्स ही है, एक तरह का क्या इनकम टैक्स ही है जो कारपोरेट पर लगाया जाता है। इससे भी 18 पैसा आ रहा है।
मतलब देखिए कि जीएसटी इतने छोटा छोटा करके आप इकट्ठा करते हैं, उससे 18 पैसा आ रहा है, और कारपोरेट टैक्स से भी आपको 18 पैसा आ रहा है, और इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स है उससे 17 पैसा आ रहा है, 17 पैसा। तो आप देखिए कि केवल टैक्स से सरकार को जीएसटी, निगम कर, आयकर से 18, तो आपको जीएसटी से मिल गया 18 पैसा, 18 पैसा कारपोरेट टैक्स से मिल गया, 36 पैसा हो गया, फिर आयकर से 17 हो गया, तो 36, 7, 43 और 10, 53 पैसा हो गया। और जो अलग अलग जो राजस्व प्राप्त होते हैं सरकार को वो 10 पैसा है। तो चलिए अगर हम उसको छोड़ भी दें तो आप देखिए कि टैक्स से सरकार को मोर देन 50% प्राप्ति हो रही है। इसीलिए देखिए कि सरकार टैक्स के बारे में कितनी सेंसिटिव होती है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उसे धन मिलता है वो टैक्स से मिलता है। हालांकि दूसरे शुल्क भी है, सीमा शुल्क से उसको 4 पैसा मिलता है 100 में। केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, उससे उसको 7 पैसा मिलता है, ये भी कम नहीं है। तो दोस्तों ये मोटे तौर पर मैंने आपको बताया कि कितना पैसा कहाँ कहाँ से आता है। मैंने आपको ये बहुत ही मोटे तौर पर बताया है। अगर इसको मैं थोड़ा सा और भी आप यूं कह लीजिए कि केंद्रित कर दूं, आपके दिमाग को थोड़ा और फोकस तरीके से रखने के लिए, तो आप कह सकते हैं कि जो 29 पैसा है वो जीएसटी समेत जो दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनसे आता है। देखिए जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स ही है, ठीक है, 29 पैसा। 35 पैसा जो है कारपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से आ गया। 20 पैसा जो है उधार दिया था हमने और दूसरे तरीकों से हमें मिल गया, और 16 पैसे टैक्स और कर्ज के अलावा दूसरे जो विकल्प होते हैं उनसे हमें मिला मोटे तौर पर। तो खासकर आप अपने दिमाग में टैक्स की बात रखिए। अब हमारा ये पैसा जाता कहाँ है, अब हम ये देखते हैं कि हमारा इतना पैसा जाता कहाँ है। आपको जान करके आश्चर्य होगा दोस्तों कि इसमें से देखिए जो 22 पैसा है वो तो केंद्रीय योजनाओं में चला जाता है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी सारी योजनाएं होती हैं, आप जानते हैं, आयुष्मान भारत योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना है, फसल बीमा योजना है ना, है केंद्र सरकार के, उसमें राज्य सरकारों का भी योगदान होता है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी तरफ से उसमें 22 पैसे पूरा के पूरे जो उनका बजट होता है प्रोवाइड करती है। तो सबसे बड़ा हिस्सा तो 22 पैसा इसमें चला गया, ठीक है। फिर उसका जो 20 पैसा है वो चला जाता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जीएसटी में ऐसे प्रोविजंस हैं और जो दूसरे भी टैक्स हैं कि केंद्र सरकार वसूल करती है, और उसमें राज्य सरकारों का भी आप कह लीजिए कि परसेंटेज होता है कि राज्य सरकारों को भी आप देते हैं, और वित्तीय आयोग यही तो निर्धारण करता है। तो लगभग 20 पैसा वो उनको दे देता है। और इसके बाद देखिए कि 18 पैसा 18% आप कह सकते हैं, मैं पैसा कह रहा हूं तो आप परसेंट कह सकते हैं क्योंकि हम 100 का आंकड़ा लेकर के चल रहे हैं, और 18% हम सिर्फ ब्याज पर खर्च करते हैं। जो हमने ऋण लिया हुआ है उसके ब्याज पर हम 18 पैसे ब्याज अदायगी आप कह सकते हैं उस पर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ी रकम है, काफ़ी बड़ी रकम है। दोस्तों इसके बाद है 8 पैसा केवल रक्षा पर खर्च होता है, डिफेंस पर 8 पैसा खर्च होता है, 8 पैसा। ये मैंने मोटे तौर पर आपको बताया। इसी में आप एक पॉइंट और भी कर सकते हैं कि जो 6 पैसे हैं, 6 पैसे, ये 6 के आंकड़े को याद रख लीजिए, 6 पैसे हम सब्सिडी के रूप में देते हैं, आर्थिक अनुदान कह लीजिए, सब्सिडी, और 6 पैसा ही लगभग पेंशन में चला जाता है। बहुत बड़ी रकम है पेंशन में चला जाना, क्योंकि केंद्र सरकार में देखिए लगभग 65 लाख कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के जो पेंशन पर हैं अभी, है ना। तो ये मोटे तौर पर मैंने आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये मैंने आपको बताया है। तो आपके दिमाग में देखिए जब कुछ आंकड़े बैठ जाने चाहिए कि जो कुल हमारी जो आय है इस साल के बजट की वो 22.5 लाख है, जो हमारा कुल खर्चा है वो लगभग 30.5 लाख है, तो हमारा जो नुकसान है वो आप कह लीजिए कि लगभग 8 लाख करोड़ रुपए है ना। लाख करोड़ जरूर याद रखिएगा, है ना, बोलने में भी कभी कभी लाख आ जाता है, लाख करोड़ रुपए है। और इसके बाद खर्च के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल्स दी है। मुझे लगता है कि बजट का जो मेन ढांचा है आंकड़ों का वो ये रहा है, और इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि बजट में जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस किए गए हैं वो क्या है। देखिए बजट इतने सारे टॉप सब्जेक्ट पर होता है, हमारे इतने सारा मतलब 3 तो हमारे सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर, और एक एक सेक्टर में इतने सारे
क्षेत्र हैं। फिर आप सोशल वेलफेयर के क्षेत्र को ले लीजिए, इतने सारे सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम हैं और भी दूसरे इतने सारी चीज़ें होती हैं। सवाल यह है कि ये जो इतना बड़ा जंजाल है आंकड़ों का, इसमें से आपके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है? तो मैं यहाँ जो बातें आपको बता रहा हूँ, केवल कुछ ही पॉइंट, कुछ ही टॉपिक पर मैं इस संदर्भ में बात करूँगा, और मेरा जो ध्यान है फ्रेंड्स वो पूरी तरह से फोकस्ड स्टडी पर है। यानी कि मैं जो भी बातें कहने जा रहा हूं उन पर आपको विशेष ध्यान देना है। मैं दावा नहीं करता कि यही पूछा जाएगा, ऐसा दावा बताइए कौन कर सकता है, लेकिन कुछ न कुछ तो आपको आधार लेकर के चलना पड़ता है। और वही, या आप यूँ कह लीजिए कि विनम्रतापूर्वक मैं आधार लेकर के चल रहा हूँ, और मेरे आधार का आधार है मेरा अब तक का लंबा अनुभव। तो आइए इस पर कुछ बातें करते हैं। एक सरकार ने योजना शुरू की है, विवाद से विश्वास योजना। ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ये विवाद से विश्वास योजना क्या है? विवाद, किन के बीच में विवाद? ये टैक्स से संबंधित विवाद है। सरकार टैक्स लेती है, कुछ लोग टैक्स देते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल टैक्स दे रहे हो, कारपोरेट टैक्स दे रहे हो, कंपनी के माध्यम से, जो भी है टैक्स। तो अब सरकार कहती है कि इतना टैक्स दो, और कंपनी कहती है या इंडिविजुअल कहता है कि मेरे ऊपर इतना टैक्स नहीं लगेगा। तो फिर क्या होता है? वो चीज़ विवाद में चली जाती है। तो सरकार ने उसके निराकरण के लिए एक योजना घोषित की है, विवाद से विश्वास योजना, ताकि जो मामले कोर्ट कचहरी में घसीटे जा रहे हैं, जो मामले अपीलीय न्यायाधिकरणों में फंसे हुए हैं, ज़्यादा अच्छा है कि उसके लिए एक फार्मूला निकाल लिया जाए और आपस में सुलझा लिया जाए। तो ये मामले को सुलझाने वाला है, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा भी है कि इस तरह के विवादों में आप सोचिए कि प्रत्यक्ष कर का लगभग 9.4 लाख करोड़ रुपए फंसा हुआ है। मोटे तौर पर 9 लाख करोड़ रुपए विवादों के रूप में फंसा हुआ है। सोच के देखिए, अभी सरकार को पैसा नहीं मिल रहा है, जिसको देना है वो दे नहीं रहा है। तो एक अच्छी योजना ये लाई गई है। इस योजना के दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बस आप ये भर कर ले, इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला ये है कि जैसे मान लीजिए कि करदाता अपना मुकदमा हार चुका है, जिसको टैक्स पेई जो है अपना मुकदमा हार चुका है, और हारने के बाद उसने हायर अपील कर दी, तो एक बार तो वो हार चुका। उसके बारे में सरकार ने कहा है कि जितने का विवादास्पद धन है, जैसे मान लीजिए कि मामला 50 करोड़ रुपए का चल रहा है विवाद का, तो आप 50 करोड़ रुपए दे दीजिए। हाँ, उस पर ब्याज और जो जुर्माना होगा वो नहीं लगेगा, और ब्याज और जुर्माना की राशि बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो 50 करोड़ रुपए आप दे दीजिए, ब्याज और जुर्माना मत दीजिए, मामले को खत्म कर दीजिए। ये पहली बात। दूसरी बात कि जो करदाता है वो मुकदमा जीत चुका है। अब उल्टा है बिल्कुल, कि करदाता ने, उसने कहा कि नहीं, हमको टैक्स जब जबरदस्ती लगाया गया है, उसने केस फाइल किया, मुकदमा वो जीत गया। अब जब करदाता मुकदमा जीत गया तो सरकार ने अपील कर दी उसके खिलाफ, तो अब तो यहाँ टैक्स पेई का जो स्तर है थोड़ा सा ऊपर उठ गया ना। तो सरकार उसके लिए कह रही है कि भाई जो भी विवादित रकम है उसका आप 50% दे दो। इसमें भी हम ब्याज आपसे नहीं मांग रहे, हम आपसे जुर्माना नहीं मांग रहे, आप 50% दे दीजिए और इसको भी निपटा लीजिए। तो एक अच्छी योजना सरकार ने ये घोषित की है, ताकि सरकार, अब देखिए विवाद से विश्वास, अब ये तो विश्वास की बात है ना, कि आप विवाद, सरकार और टैक्स पेई के बीच में जो विवाद की स्थिति हो गई है उसको थोड़ा सा विश्वास में कन्वर्ट किया जाए, और जो बेवजह जो रकम फंसी हुई है वो सरकार को मिले, तो कम से कम वो कुछ काम आएगी पब्लिक के। तो दोस्तों, ये विवाद से विश्वास योजना के बारे में थोड़ी सी बातें। दूसरा जो पॉइंट है इस बजट का, वो है औद्योगिक क्रांति को लेकर के, चौथे दौर की औद्योगिक क्रांति, जिसे आप न्यू इकोनॉमी भी कह सकते हैं, और इस शब्द का इस्तेमाल बाकायदे इस बजट में किया गया है। 2020-21 में जो हमारी न्यू इकोनॉमी है, जिसे आप चौथी औद्योगिक क्रांति भी कह सकते हैं, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। जब हम कहते हैं कि न्यू इकोनॉमी, या कह रहे औद्योगिक क्रांति, चौथी औद्योगिक क्रांति या चौथे दौर की औद्योगिक क्रांति, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पूरी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। जब हम कहते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो कुछ तथ्य तो आपको मालूम होने चाहिए, तो मैं कुछ तथ्य आपको बता रहा हूं। 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, DNA डेटा स्टोर, क्वांटम कंप्यूटिंग, एनालिटिक्स और फिनटेक,
ये है नई टेक्नोलॉजी के कुछ, आप कह लीजिए, उपकरण, कुछ हथियार। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि इन पर हम इस बार बहुत ज्यादा जोर देंगे। तो आप क्या जोर देंगे, उसके तहत जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके सामने अब देखिए रख रहा हूं। सरकार ने कहा है कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसको पूरे देश में डेटा सेंटर पार्क बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, कि वो डेटा सेंटर पार्क बनाए। सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा कि अलग अलग प्रौद्योगिक क्षेत्रों में नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इस सेकेंड पॉइंट है। जो थर्ड पॉइंट है वह है टेक्नोलॉजी क्लस्टर की डिजाइनिंग, निर्माण और उनके उपयोग को बढ़ावा देने का काम तेज किया जाएगा। और यह सब इस तरीके से किया जाएगा कि जो हमारी छोटी और जो मझोली इकाइयां हैं उनको भी इसका फायदा मिल सके। इसके साथ ही साथ इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है, वो है जेनेटिक लैंडस्केप। ये न्यू इकोनॉमी का एक नया पहलू है और इसको लेकर के पूरी दुनिया में काफी काम हो रहा है। इसका इस्तेमाल जो है, जो जेनेटिक लैंडस्केप है, इसका इस्तेमाल चिकित्सा में होता है, कृषि में होता है, जैव विविधता में होता है और सरकार की योजना है कि इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके तहत एक बहुत ही वाइड डेटाबेस तैयार किया जाएगा और बाकायदे इस पर काम शुरू कर दिया गया है। इसे और आगे बढ़ाने की योजना है। और इसी तरह से जो हमारे यहाँ क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा और उसका इस्तेमाल कंप्यूटिंग, संचार, साइबर सुरक्षा, इन सब के क्षेत्रों में किया जाएगा। तो आप देखिए कि मैंने अभी जितनी बातें बताई हैं वो सब हाई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बातें हैं और इनका संबंध चौथे दौर की औद्योगिक क्रांति से है कह लीजिए, या न्यू इकोनॉमी से है कह लीजिए। और बाकायदे हमारे वित्त मंत्री ने अपने अभिभाषण में एक वाक्य इस्तेमाल किया था और वो है डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा इज द न्यू ऑयल, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से चले उसके लिए डेटा बहुत मायने रखते हैं। जैसे कि गाड़ी में ऑयल का रोल होता है, यहाँ जो ऑयल है वो मोबिल ऑयल से उसका मतलब है। तो फ्रेंड्स, ये सेकेंड पॉइंट था। अब मैं थर्ड पॉइंट पर आ रहा हूं और इस थर्ड पॉइंट का जो संबंध है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से है और मुझे लगता है कि यह भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने इस बार एग्रीकल्चर के लिए बाकायदे 16 सूत्रीय योजना की घोषणा की है, 16 पॉइंट एजेंडा। तो इसमें से जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं वो आपको मालूम होना चाहिए और सरकार ने इसलिए किया है। आपको मालूम है कि 2022 तक सरकार का ये लक्ष्य है कि जो हमारे किसानों की आय है उसे दुगनी किया जाए। तो अब ऐसा कैसे हो सकेगा, इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। इसीलिए सरकार ने इस बार कृषि का जो बजट है वो काफ़ी बढ़ाया है। अगर आप नोट करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि 1.42 लाख करोड़ रुपए, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए, एग्जैक्ट है 1.42 लाख करोड़ रुपए, जो पिछले बार के बजट से 5% ज़्यादा है। हालांकि लोगों ने आलोचना में फिर लिखा है कि केवल 5% ज़्यादा है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जो हमारी ज़रूरत है उसको देखते हुए काफ़ी कम है। लेकिन चलिए, अब जो उन्होंने किया है वो अब हम तो उसी को लेकर यहाँ बात कर सकते हैं। तब इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं कि क्या इसके तहत होने जा रहा है। जो 16 पॉइंट एजेंडा है उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, केवल मैं वे आपके सामने रख रहा हूँ, टोटल 16 पॉइंट्स को नहीं रख रहा हूँ, है ना। और ये इसलिए इस उद्देश्य से भी रख रहा हूँ कि हो सकता है कि इस योजना को अलग से कहीं प्री एग्जामिनेशन में मेंशन कर दिया जाए कि इसका संबंध किससे है। पहला है, एक है पीएम कुसुम योजना। ये क्या है? बेसिकली यह योजना है किसानों को किस तरीके से, आप यूं कह लीजिए कि ऊर्जावान बनाया जाए, यानी कि विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराई जाए। और इसके तहत सरकार ने कहा है कि वो ऊर्जा उपलब्ध कराने के अपने उद्देश्य को या सुविधा को व्यापक बनाएगी और किसानों को ये सुविधा दी जाएगी कि वो अपने खेतों में बाकायदे सोलर यूनिट लगाएं। खेतों में सोलर यूनिट लगाएं। आप जान रहे हैं कि सोलर ऊर्जा का कितनी डिमांड बढ़ती जा रही है। और फिर सरकार उनके उस यूनिट को इलेक्ट्रिक ग्रिड से जोड़ेगी।
और जैसे ही इलेक्ट्रिक ग्रिड से जुड़ जाएगा तो वो जो ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं बकायदे, वो किसान अपनी उस ऊर्जा को बेच सकेंगे और उसका लाभ कमा सकेंगे। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है पीएम कुसुम योजना का। और इसी का जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इसी योजना के तहत लगभग 20 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने में मदद की जाएगी। यानी कि वो जो अपना पंप लगाते हैं सिंचाई के लिए, वो जो अभी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है वह सौर ऊर्जा से चलेगी। तो अब आप देखिए कि सौर ऊर्जा के उनको दो फायदे हो गए। एक तो ये कि सौर ऊर्जा उत्पादन करके वो अपनी आय बढ़ा सकेंगे, और दूसरा ये है कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल जब वो पंप में करेंगे तो उसकी लागत कम आएगी और इस पर्यावरण का तो इससे लाभ होगा ही होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दोस्तों, सरकार ने घोषणा की है कि कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए किसान रेल सेवा शुरू की जाएगी। ये स्पेशली किसान रेल। तो किसान रेल क्या है? ये पब्लिक पीपी मॉडल के तहत होगा। पीपीपी, सार्वजनिक और निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। और इसके तहत होगा ये कि बिल्कुल एयर कंडीशनड किसान मालगाड़ियां चलाई जाएंगी। मतलब किसानों के लिए वो मालगाड़ियां होंगी और एयर कंडीशनड मालगाड़ियां होंगी, किसानों के लिए होंगी। मतलब जो किसानों के जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादों की ढुलाई इन एयर कंडीशनड मालगाड़ियों से होगी, ताकि जो उत्पाद हैं वो नष्ट न हो और ताजे ताजे रूप में देश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जा सके। और हमारी जो एक्सप्रेस गाड़ियां हैं और जो दूसरी मालगाड़ियां हैं उसमें भी रेफ्रिजरेटर के डिब्बे रखवाए जाएंगे, ताकि जो जल्दी खराब होने वाली जो वस्तु है जैसे फल है, सब्जी है, डेयरी उत्पाद है, अंडे हैं, मांस है, मछली है, इनकी ढुलाई दूर तक की जा सके। तो मालगाड़ियां जो हैं और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें ऐसे डब्बे लगाए जाएंगे। और इसी के तहत एक और योजना घोषित की है सरकार ने, कृषि उड़ान योजना। जैसे किसान रेल योजना का संबंध रेल से है, तो इस योजना का संबंध हवाई जहाज से है, एरोप्लेन से है। यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हवाई मार्गों पर इस तरह की फ्लाइट्स चलाई जाएंगी कि किसानों का जो उत्पाद है वो शीघ्रता के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच सके। और स्पेशली इस योजना के तहत जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उनको विशेष रूप से जोड़ा जाएगा। इसी के तहत एक दो बातें और कही गई हैं। एक बात है धान्य लक्ष्मी योजना। धान्य लक्ष्मी योजना, देखिए धान्य मतलब चलिए धन से लगा लीजिए, बीज से लगा लीजिए, लक्ष्मी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं महिलाओं से इसका संबंध है। इसके तहत ये है कि जो हमारे बीज हैं, बीज से संबंधित योजनाओं से महिलाओं को जोड़ा जाएगा, सीड्स से संबंधित योजनाओं को। मतलब महिलाओं को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वो किसानों के बीज की गुणवत्ता की जांच कर सके और वैज्ञानिक तरीके से खेती कर सके। ये महिलाओं के लिए किया गया, इसीलिए है धान्य लक्ष्मी योजना। और इससे देखिए सीधी सी बात है कि महिलाओं के स्वावलंबन को बहुत अधिक मदद मिलेगी। महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उन समूहों को अलग अलग भंडारण योजनाओं से जोड़ने के लिए उन्हें ऋण दिया जाएगा और वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। और इसी के तहत ये भी व्यवस्था की गई है कि हमारे जो अनाज है वो सुरक्षित रह सके। तो कोशिश की जाएगी कि हर गांव में इस तरह के भंडार गृह, ये स्टोरेज आप कह लीजिए, वेयर हाउस बनाए जाएं। और जो ये जो वेयर हाउस भी बनेंगे ये वही पीपीपी मॉडल के तहत बनाए जाएंगे। इसी तरह की एक और योजना घोषित की गई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये बहुत ही सिंपल सा है कि एक जिला एक उत्पाद योजना। उत्तर प्रदेश इसे पहले से शुरू कर चुकी है कि एक जिला है, अच्छा इस जिले में इसका उत्पादन किया जाएगा और पूरा फोकस उस एक उत्पाद पर होगा। एक और जो महत्वपूर्ण घोषणा है जिसके अखबारों में जिसकी लगभग उपेक्षा हो गई है वो ये है कि मछुआरों को किसानों का दर्जा देना, कि मछुआरों को किसानों का दर्जा दिया जाएगा। तो इससे ये होगा कि जो मछुआरे भी हैं, कृषि क्षेत्र के जो किसान होते हैं, वो जो लाभ उनको मिलता है सरकारी लाभ, तो मछुआरों को भी उसी तरह का लाभ मिल सकेगा। फ्रेंड्स, इसी के तहत एक और सरकार ने घोषणा की है, एक सिंपल सी घोषणा है, और वो ये है कि हमारे यहाँ जो दूध उत्पादन की क्षमता है उसको दुगना किया जाएगा। अभी तक हम 53 मीट्रिक टन दूध का उत्पादन करते हैं, उसे बढ़ा करके 108 मीट्रिक टन
दूध का उत्पादन किया जाएगा, यानी कि लगभग आप डबल कह लीजिए। तो इससे सीधे सीधे इसका संबंध किसानों की आय से है, इससे उनकी आय में वृद्धि हो सकेगी। तो फ्रेंड्स, ये इतने बड़े बजट में से मैंने कुछ बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं उनकी चर्चा की है। और चर्चा करते समय दोनों ही बातें मेरे दिमाग में रही हैं, आपका प्री एग्ज़ाम और आपका मेन एग्ज़ाम, राइट। तो अब इसी के साथ ही मैं अपने इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।